नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। साथियों, प्यारे गुरुजी, फ्यूचर के टीचर, सभी भाविक शिक्षकों का सर्वेश आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेज केजीजी में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, आप तमाम भावी शिक्षकों का स्वागत है। साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर फिजिक्स की एचडी क्लास। और फिजिक्स की इस एचडी क्लास में आज आपको कराया जाएगा लाइट, प्रकाश। प्रकाश से कौन संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को, परावर्तन, अपवर्तन, स्कैटरिंग, प्रिज्म, मुरिज्म, क्या होता है, सारा कुछ। और अपना तो नारा ही है प्यारे गुरुजी, शिक्षकता बने के बाद, शिक्षकता बने के बाद और एचडी क्लास के पूरा देखे के बाद। काहे कि इस एचडी क्लास में आपको इतना मिलेगा जितना यूट्यूब पर कहीं भी इतना अच्छे से नहीं होगा। साथ ही साथ भाई भाई की जय सीरीज के तहत आईपीएल का पूरा ऑपरेशन कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे भी देखिए। साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर भारत का संपूर्ण भूगोल के तहत क्लास 9 के बुक से जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, अपवाह तंत्र, एक प्रश्न पक्का, वो करा दिया गया है। आपका फॉर्म भरने का जो पूरा डिटेल है वो भी समझा दिया गया है कि कैसे आप ईडब्ल्यूएस बनाइएगा, कैसे क्रीमी लेयर बनाइएगा, और जुलाई सीटेट वाले का क्या होगा, और 15/6 से आपका अप्लाई होगा। करेंट अफेयर की क्लास हर दिन दी जाती है। साथ ही साथ द बेस्ट मॉडल पेपर मात्र 120 प्रश्न वाली आपके चैनल पर उपलब्ध है। ओके, इन सभी सवालों को आप देखिए, इन सभी वीडियो को आप देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और हमारे प्ले लिस्ट में मिलेगा। आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना एचडी क्लास। ओके, और ये जो फिजिक्स का एचडी क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। यहाँ देखिए आपका स्केटरिंग भी दिख रहा है, ओके, टिंडल प्रभाव दिख रहा है, यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो सारा कुछ एकदम डिटेल में जानेंगे। और अपना तो नारे है, शिक्षक तो बने के बाद, और अगर शिक्षक बनना है, डिटेल से समझना है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे नहीं कहते तुरंत कर दीजिए, पहले पूरा देखिए उसके बाद कीजिएगा। आइए अब हम लोग करेंगे क्या, तो पहले यहाँ से लाइट करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है समय कम है, इसलिए आपको लिखा हुआ पीडीएफ मटेरियल से ही डिटेल एनालिसिस के साथ कराया जाएगा। साथ ही साथ घटना चक्र के जितने भी आपके वन लाइनर सवाल हैं वो सभी आपको कराया जाएगा तुरंत। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट, नथिंग एल्स, बस इतना काफी है। क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 बार देखना है, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बूंद दवा पोलियो हवा। तो 2 बार क्लास को देखिए और फिर प्रकाश के बारे में फिर कुछ पढ़ने से भूल जाइए। आप उसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सारा क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी क्लास। आज की अपनी प्यारी क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। और ये जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लाइट, व्हाट इज ए लाइट, प्रकाश है क्या। तो प्रकाश किसी वस्तु को देखने का एक माध्यम है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ओके, कहा जाता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। प्रकाश किससे बना है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जो सभी रंगों के मिश्रण से। और ये जो स्पेक्ट्रम के द्वारा दिखाया था कि प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार प्रकाश छोटे से छोटे बंडलों या गुच्छों के रूप में चलती है, जिसे फोटोन कहते हैं। कोई कहता है क्या, कोई कहता है प्रकाश क्या है साथियों, कोई कहता है प्रकाश क्या है, तरंग है। कोई कहता है प्रकाश कण है। तो प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, डुअल प्रवृत्ति है। प्रकाश की प्रवृत्ति क्या है, डुअल प्रवृत्ति की है प्रकाश। ओके साथियों, डुअल प्रवृत्ति का मतलब है तरंग प्रवृत्ति की भी है और कण प्रवृत्ति की भी है। ओके साथियों, वो सभी रंगों का मिश्रण है, यहाँ सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसलिए यह सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देती है। ओके, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो प्रकाश कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ना कि अनुदैर्घ्य। तरंगे 2 तरह की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश की 2 तरंगे एक दूसरे के समानांतर गति करती है। यह फ्रेनल ने सिद्ध किया था। यह किसने, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह किसने सिद्ध किया था, फ्रेनल ने। इसका तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है, 1 एंगस्ट्रम में
10 पे पावर -10 मीटर होता है। एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो इसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है कि क्या बदलता है, तरंग दैर्घ्य और वेग बदलता है साथियों, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, रोमर ने। और रोमर ने ये जो प्रकाश का वेग की का गणना किया था, ये किसको लेकर किया था, तो बृहस्पति के उपग्रह से। बृहस्पति के उपग्रह को लेकर इन्होंने, रोमर ने प्रकाश के वेग की गणना की थी और इन्होंने बताया था कि प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि क्या है, लगभग है, ठीक है। तो लगभग कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ओके, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक क्या है, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे आपका माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहता है, अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ओके, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना क्या होगा, कम होगा। पानी का अपवर्तनांक है 1.33। ओके, कांच का अपवर्तनांक है, और अगर आपसे कभी पूछ दे निर्वात का अपवर्तनांक क्या है, तो निर्वात का अपवर्तनांक है 1। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आगे आएगा भी। कांच क्या है, 1.5 से 1.9, और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। और हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रहने चिपकता है। लाल प्रकाश का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। किस प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, लाल का। आपको इसको डिटेल में हम बताए भी हैं विव की ओर। ओके, आगे बताएंगे। कहता है उसे प्रकाशता, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होता है उसे प्रकाशता सघन। देखिए, बाकी निर्वात को छोड़कर हर माध्यम में प्रकाश के सभी रंगों का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, लेकिन निर्वात में सभी प्रकाश एक साथ गमन करती है। इस वजह से आपको सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। ओके, उसे प्रकाशता सघन माध्यम कहा जाता है। जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ओके, जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा उसे सघन, और जिसमें अधिक होगा उसे विरल। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल है 2.9 इंटू 1, ठीक ना। वायु में उतने हैं, कांच में है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पानी में है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तेल में है 2.04 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। और साल्ट या नाइलोब में है 1.96 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग क्या होता है साथियों, तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ है, निर्वात में है, उसके बाद पानी में कम है, उसके बाद धीरे धीरे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कमते जाता है। ओके, आइए आगे करते हैं। कहता है नोट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। अगर एग्जैक्ट कोई पूछे तो 499 सेकंड ही लगता है, लेकिन मोटा मोटी उसको एस्टिमेशन से कितना मान लिया जाता है, तो एस्टिमेशन से उसको मान लिया जाता है 500 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ओके, पारदर्शी वस्तु, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, आपको पता है। जिस वस्तु से हो सके प्रकाश आर पार गुजर जाए उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। जैसे कि कांच, ओके, जैसे कि वायु, जैसे कि पानी, जैसे जल वायु कांच। अपारदर्शी वस्तु जिससे होकर प्रकाश आर पार न गुजरे उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। और अपारदर्शक किसको कहते हो, ऐसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरे। जैसे कि ट्रेन में आप बैठते होंगे तो ट्रेन का वैसा खिड़की जो पूरा घिसा हुआ है उससे आपको हल्का आर पार प्रकाश आता है। ओके, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच एक्सेट्रा। प्रतिदीप्त वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। संसार में दो तरह के प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं, कौन कौन सा, एक है आपका प्राकृतिक और एक है मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपका कौन आ जाता है, सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है, प्रकृति के आपके प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं। ओके, क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, तो बिल्कुल नहीं, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। ओके, और मानव निर्मित में तो सूर्य, बल्ब, बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, टॉर्च है,
अदीप्त वस्तु ऐसा वस्तु जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। टेबल, कुर्सी, पत्थर, चंद्रमा, ये सभी कैसी वस्तु है? अब कहता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या है साथियों? कि प्रकाश जब भी, मान लीजिए ये कोई सोर्स है, प्रकाश का सन ही है, तो प्रकाश जब किसी माध्यम सोर्स से होकर आती है तो किसी बिंदु पर अगर समतल सतह पर पड़ती है तो रेगुलर परावर्तन करती है, और जितने डिग्री के एंगल पर आती है उतने डिग्री के एंगल पर लौट जाती है। और इसके बीच में अगर अभिलंब है तो मान लीजिए, तो ये कोण, इसको आई कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं। एंगल आई, ये इसको, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे कहते हैं परावर्तन किरण, और इसे कहते हैं अभिलंब। ओके, तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर टकराती है तो अपने माध्यम से पुनः लौट, देखिए चिकने से भी लौटता है और खुरदरे से भी लौटता है, लेकिन चिकने में क्या होता है साथियों? रेगुलर परावर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, देख रही है, आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, और अविलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन कोण, अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण यानी कि परावर्तन कोण, दोनों हमेशा बराबर होता है। ये क्या है आपका? परावर्तन के दो नियम है। अब कहता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जानते ही हैं, दर्पण दो तरह के होते हैं। समतल, समतल का मतलब क्या है? समतल कांच है और इसी को एक तरफ से रजतित कर दिया गया सिल्वर से, ओके, और फिर उसके ऊपर लाल पेंट चढ़ा दिया जाता है, ये समतल दर्पण। और मान लीजिए कोई गोला है और इसको काट के, इसको या तो ऐसे काटा और एक बार इधर से पेंट कर दिया, एक बार इधर से पेंट कर दिया, इस तरह से गोलिया दर्पण। तो गोलिया दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल या अभिसारी दर्पण। अवतल या अभिसारी, कॉनकेव का मतलब क्या है? कॉनकेव का मतलब होता है कि सन जैसे कोई भी सोर्स से प्रकाश आएगी, सन से ऐसे प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश के सभी किरणों को क्या करता है? एक जगह एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉनकेव। और आपको पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रेशर कुकर में। उत्तल या अभिसारी दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आराम से समझ में आ रहा है? कोई समस्या? समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह समतल होता है, इसके द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के आकार के बराबर। जितना बड़ा आप है उतना बड़ा ही आपका प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा। इसमें वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, अगर मान लीजिए कोई 5 फीट का आदमी है और वो चाहता है कि अपना पूरा प्रतिबिंब देखे, तो उसको 2.5 फीट का क्या चाहिए? मिरर चाहिए। ओके, यानी कि कुल लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण में आप अपना संपूर्ण इमेज देख सकते हैं। यदि आपतित किरण को नियत कर रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को क्या किया जाए? थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, तो परावर्तित कोण 2 थीटा पर क्या होती है? घूम जाती है। यदि कोई वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर गतिशील हो, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है, तो प्रतिबिंब हमको 2v से आता हुआ प्रतीत होगा। कहता है किसी थीटा कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या थीटा पर निर्भर करती है। जैसे कहता है दो समानांतर दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा? अब बताइए, ये दो समानांतर दर्पण है, इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, इसके बीच में कितना एंगल है? 0, तो 360 डिग्री अब बटे 0, तो 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से काटेंगे तो क्या होगा? 0 से कभी 360 इन्फिनिटी, कितना बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे, ठीक ना? तो ये, और अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो तो कितना बनेगा? तो ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है आपका, 360 डिग्री बटे थीटा का मान सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसमें एक घटा कर प्राप्त किया जाता है। जैसे 360 बटे क्या हो? 90, तो 90 से काटेगा तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये 4 क्या है? हमारा सम है, तो 4 में हम एक घटा देंगे तो कितना आएगा? प्रतिबिंब की संख्या 3 आएगा। इसे हम लोग कहते हैं असमरूपता। क्या कहते हैं? असमरूपता कहते हैं। और ये जो है साथियों आपका, जब सम आता है तब एक घटता है और जब विषम आता है तो वही मान हो जाता है, ठीक है? ओके, यदि थीटा 0 डिग्री हो तो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तुओं की प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। थीटा 360 डिग्री बटे थीटा का मान विषम संख्या हो तो वस्तु दोनों दर्पण के बीच के कोण समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंब की लंब क्या होगी? तथा यदि 360 डिग्री बटा थीटा का मान भिन्न संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या उसके पूर्ण। अगर मान लीजिए कोई दशमलव में आ गया तो दशमलव में आ जाएगा, तो आप लोग एस्टिमेशन वाले प्रोसेस का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ओके गुरुजी, गोलिया दर्पण सबसे पहले क्या है? गोलिया दर्पण अवतल दर्पण। अब कहेगा आपका समतल दर्पण का उपयोग क्या है?
तो समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। ओके, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। ओके, और समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है बाथरूम मिरर में, कैलिडोस्कोप में और पेरिस्कोप में। किसमें? आपको पता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कौन यूज करता है? आपको ये भी पता होगा। पेरिस्कोप कौन यूज करता है? तो वायुयान नौचालक जो है, पनडुब्बी में जो व्यक्ति बैठे रहते हैं हमारे नेवल ऑफिसर, वो सब क्या यूज करते हैं? पेरिस्कोप। और उसमें क्या यूज किया जाता है? कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? समतल दर्पण यूज किया जाता है। आप अपने घर में जो दर्पण यूज करते हैं वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। और कलाइडोस्कोप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपका एक पिन होल कैमरा की तरह दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब चमकदार दिखते हैं। आइए अब अवतल। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो सोलर कुकर में, गाड़ियों की हेडलाइट में, टॉर्च में, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ जो है वो भी क्या करते हैं आपका, तो अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। हजामती दर्पण में अगर आप क्या है, जब आप जाते हैं नाई के दुकान पे हजामत करवाने, तो आपको अपना दाढ़ी बाल बड़ा बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि जो नाई है वो बहुत तेज है। वो क्या करता है, ऐसे दर्पण फिक्स करता है कि आप जहां खड़ा होइएगा अच्छे से इमेज दिखेगा, वो आपका फोकस होगा। और फोकस पर से क्या होता है, आवर्धित प्रतिबिंब बन जाता है, जिस वजह से आप क्या सोचते हैं, बाल दाढ़ी बहुत बढ़ गया, जल्दी कटा ले। और इससे नाई की दुकान चलती रहती है। क्या सही बात है ना? आइए आगे। कहता है अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या रहती है? उभरी हुई रहती है, क्योंकि अंदर से रंजित रहता है। ओके साथियों, तथा उत्तल दर्पण प्रत्येक दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा एवं आभासी। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा साथियों? देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस दोनों एक जैसा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक और आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण आपका कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक बनाता है। ओके, साइड मिरर के रूप में रोड पर लगे परावर्तक लेंस, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। आप लोग क्लास 10 में इसको प्रूव्ड भी करते होंगे। एफ बराबर आर बटे 2। जैसे ये है आपका, मान लीजिए कोई दर्पण, ठीक, और अगर उत्तल बनाना है तो अंदर से, ठीक, तो फिर क्या होगा साथियों? अब क्या होगा, यहां से अगर मान लीजिए बनाते हैं, अगर मान लीजिए ये आपका क्या उत्तल दर्पण है, यहाँ से आपका ये प्रधान एक्सिस होगा, इसे पोल कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग, और इसे क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं, आर। तो यही जो फोकस है वो आर की क्या होती है? आधी होती है। और दर्पण सूत्र आपको पता है, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। आइए, अवतल दर्पण, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जितना भी लाइट आता है सबको फोकस पर कंजर्व कर देता है, जिस वजह से इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सोलर कुकर में, क्योंकि उससे क्या होता है, सोलर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ओके, गाड़ी की हेडलाइट में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, सोलर प्लेट में, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आंख के डॉक्टर, दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, नली का डॉक्टर, ईएनटी स्पेशलिस्ट, परावर्तक दूरबीन में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्या किया जाता है? तो रोड पर लगे परावर्तक लैंप, गाड़ी के साइड मिरर में, साथ ही साथ मेट्रो स्टेशन, या फिर कोई जैसे रोड है, ऐसे कोई रोड मुड़ रहा है तो रोड के टर्न पर भी एक दो क्या लगा दिया जाता है आपका? अपसारी दर्पण लगा दिया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण, ताकि शार्प टर्न पर आपको आसानी से कोई भी आती हुई गाड़ी दिख सके। अब है मैग्निफिकेशन, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु, और आपको पता है कि किसमें धनात्मक होगा, तो हमेशा समतल दर्पण में एक होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बते वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन, आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है साथियों। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, जब वस्तु फोकस, देखिए ये अवतल दर्पण वाला जो है ना, ये हम आपको एक ही जगह पर पूरा समझा देते हैं, ठीक ना?
एक ही जगह पर हम आपको पूरा समझा देंगे। चलिए आइए समझाते हैं। देखिए अवतल दर्पण, यहां पर एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ठीक, ये आपका क्या होगा, प्रधान अक्ष ये P, ये F और ये C और ये आपका क्या है, अनंत है। ओके, अगर वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, तो उस एक नंबर इसको मानते हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, फोकस पे बनेगा, एक नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए वस्तु अनंत और सेंट्रल वक्ता के तेज के बीच रखी है, इसको आप लोग दो मानिए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। ओके, और वस्तु से क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा होते जाएगा। दो, अगर मान लीजिए कहा हो, वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बनेगा, वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बनेगा। अब अगर कहता है फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में हो, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है साथियों, तो प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र और किसके बीच में, अनंत के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा। ये आपका चार है, चार यहाँ। और अगर मान लीजिए आपका प्रतिबिंब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा और क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब क्या हो, फोकस और इसके बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, दर्पण के पीछे बन जाता है। तो कहता है, और ये कैसा रहता है, तो सीधा और आभासी। इसीलिए अवतल दर्पण में क्या होते साथियों, सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ओके, आइए, जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, दिखा दिए। यह वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और इसी वजह से जो आपका दाढ़ी बाल है वो सब बड़ा दिखता है। जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्ता केंद्र एवं अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। सारा कुछ बता दिए हैं एक ही बार में। जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जब कहा, इस तरह से आपको बताए थे ना, यहाँ अगर फोकस है और ये पी है, इसके बीच में अगर यहाँ वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, सीधा आभासी और बड़ा बनता है। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अपवर्तन, आपको हमने थंबनेल में भी अपवर्तन का इमेज लगाया था। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन की वजह से वह विलंब से या तो अविलंब की ओर मुड़ती है या विलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए दो माध्यम आवश्यक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह विलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से दूर हट जाता है। ओके, तो जब सघन से विरल में आएगा तो विलंब से दूर हटेगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो विलंब के पास आएगा। ओके, यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, पानी में अंशतः तिरछा डूबा हुआ छड़ टेढ़ा मालूम पड़ता है, किसके वजह से, अपवर्तन की वजह से। पानी में तैरती हुई मछली ऊपर मालूम पड़ती है, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। ओके साथियों, कहता है तारों का टिमटिमाना किसके वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से। सूर्य उदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई पड़ना किसके वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। अपवर्तनांक क्या होता है साथियों, अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। किसी प्रकाश के किसी निश्चित रे के लिए आपतन कोण की जया साइन आई एवं अपवर्तक कोण की जया साइन आर। आपतन कोण क्या है, इस तरह से लाइट आया, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, यहाँ अविलंब है तो ये आपका क्या होगा साथियों, आपतन कोण। ओके, और अविलंब से इधर गया, इधर मुड़ गया, तो ये जो कोण बना, ये कोण बना आपका अपवर्तक कोण बना। ठीक ना, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं माध्यम के लिए नियत निश्चित रहता है, जिस नियत राशि का पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ कि किसी माध्यम में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात। ओके, लेंस, लेंस क्या है साथियों, तो लेंस जब दो मिरर को चिपका दिया जाता है, जब दो पारदर्शी सतहों से घिरा हुआ एक क्षेत्र लेंस होता है जिसका कम से कम एक सतह वक्र होना चाहिए, लेंस कहला। लेंस भी दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस जिसे आप लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की सारी घटना किसके तरह होती है, अवतल दर्पण की तरह, किसके तरह, अवतल दर्पण की तरह। और अवतल दर्पण की सारी घटना किसके तरह होती है, उत्तल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह। तो दर्पण के हिसाब से। ओके,
अब इसमें क्या है आपका, देख लीजिए यहाँ सामने की ओर क्या होता है आपका F1 F2 C1 C2, क्योंकि ऐसे एक काटे हैं गोलाई, एक ऐसे काटे हैं, दोनों क्या है ऐसे मिला है, एगो इसका होगा एगो इसका होगा, दोनों का। लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, यानी डायप्टर का मान 1/f के बराबर होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक, एवं अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। यदि दोनों लेंस एक दूसरे से सटे हो तो संयुक्त फोकस दूरी की क्षमता क्या होगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, P बराबर P1 प्लस P2। लेंस सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या था, 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है। उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों पर बने प्रतिबिंब, तो जैसा जैसा प्रतिबिंब आपको अवतल दर्पण में सिखाए, सेम वैसा ही स्थिति किसके लिए होता है, उत्तल लेंस के लिए होता है। उत्तल लेंस में कितने तरह के प्रतिबिंब बनेंगे, 6 तरह के प्रतिबिंब बनेंगे। आइए देख लेते हैं, जब वस्तु प्रथम वक्ता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब द्वितीय वक्ता केंद्र पर बनेगा, या प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बराबर होगा। ओके, मतलब साफ है। अगर कोई वस्तु प्रथम वक्ता केंद्र यहाँ है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा द्वितीय वक्ता केंद्र पर। ओके साथियों, किसमें, उत्तल दर्पण में। ओके, जब वस्तु प्रथम वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, मान लीजिए वस्तु क्या है, प्रथम वक्ता केंद्र, प्रथम वक्ता केंद्र यहाँ है C1, यहाँ है C2, और इससे अनंत के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, C2 F2 एवं C2 के बीच बनेगा। F2 यहाँ है, आप मान लीजिए F2 और C2 के बीच बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा जब वस्तु C2 एवं F1 के बीच, जब वस्तु कहाँ रखा हो, C2 और F1 के, जब वस्तु C2 और F1 के बीच रखा हो तब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनेगा। ओके, और जब वस्तु C1 C2 एवं F1 के बीच रखा तो उसका प्रतिबिंब C2 एवं अनंत पर बनता है। ओके, अगर आप चाहते हैं इसको भी एक ही बार में निपटा दे, आइए आपके लिए एक जगह चलते हैं जहां क्या हो, कुछ जगह हो, स्पेस हो। आज आपको इसके बारे में डिटेल से बाद में क्वेश्चन कराते वक्त वहां बहुत खाली जगह है, तो वहां आपको इसका एक बार में बता देंगे। ओके, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्रांतिक कोण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से बिगर माध्यम में जाना आवश्यक है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक तो प्रकाश कहां से जाए, एक प्रकाश क्या हो, सघन से कहां जाए, विरल में जाए। आप लोग सड़क पर मृग मरीचिकाएं देखते होंगे, या रेगिस्तान में मृग मरीचिकाएं दिखती है, ये सब किसके वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से। रेगिस्तान में नहीं लगता आपको कि पानी है, लेकिन वहां जाने पर आपको पानी मिलता ही नहीं है। ये देखिए आपका अभिलंब है, ये आपका क्या है, कोई किरणें आ रही है सघन माध्यम से, और ये विरल माध्यम में, और अब जैसे क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसी माध्यम में लौट जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके, हीरे का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, मरीचिका का बनना, सड़क पर पानी का प्रतीत होना, ये सब किसके वजह से होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है। आपतन के लिए जिस कोण के लिए अपवर्तनांक का कोण 90 डिग्री होता है, आपतन वही कोण क्रांतीय कोण कहलाता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका खोज कौन किया था, नरेंद्र कृपलानी ने। ठीक है ना, जिसके द्वारा क्या होता है आपका, जिसके द्वारा क्या होता है आपका सारा कुछ, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ही आजकल जो आप जियो फाइबर यूज कर रहे हो वो सब आता है। ठीक है, संचार सेवा में पानी के अंदर बना हवा का बुलबुला जब सतह पर आता है तो वह सफेद एवं चमकीला दिखाई पड़ता है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में
भी किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आपको पता है एंडोस्कोपी में किसका प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, मनुष्य के शरीर में आंतरिक भागों के निरीक्षण में। ओके, प्रकाश का ध्रुवन, व्हाट इज ए पोलराइजेशन ऑफ लाइट? जब श्वेत प्रकाश को निकोल्स प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह सभी दिशाओं में कंपन नहीं करके एक निश्चित दिशा में ही कंपन करती है, जिसे ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। यह घटना प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, जैसे 3D फिल्म होलोग्राम ध्रुवन के कारण ही आधारित है। ये सब होलोग्राम आप तो देखे होंगे। ओके, वाहनों के हेडलाइट के चकाचौंध को कम करने के लिए क्या करा जाता है? पोलराइड का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है? एक ही दिशा में जाता है और चारों ओर फैलता नहीं है। इसलिए आप लाइट को जब एनएच पे चले तो लाइट को डाउन रखें। धूप चश्मे एवं वायुयान में बनी कांच की खिड़की में भी पोलराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? पोलराइड का उपयोग धूप चश्मे एवं वायुयान के बनी कांच में। प्रकाश का व्यातीकरण, आपको पता है मोर का रंगीन पंख, कबूतर का गर्दन, ये सब किसके वजह से चमकता है? साबुन का बुलबुला, सब किसके वजह से चमकता है? व्यातीकरण की वजह से। जब समान आवृत्ति एवं आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक साथ किसी वस्तु पर अध्यारोपित होती है तो किसी स्थान पर तीव्रता का मान बढ़ जाता है तो किसी स्थान पर तीव्रता का मान घट जाता है। स्थान के साथ तीव्रता का ही परिवर्तन प्रकाश का व्यातीकरण कहलाता है। साबुन का बुलबुला, पानी की सतह पर फैली हुई तेल की किरणें, श्वेत प्रकाश का रंगीन दिखाई देना, ये सब किसके वजह से? व्यातीकरण की वजह से। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। तो न्यूटन ने ही क्या बताया कि प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग होते हैं। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम है बैजनी, ला, पीला। और इसको आप लोग ऐसे तो याद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दिक्कत हिंदी में? बजनी, लीला, पीला, ये क्या आप लोग ऐसे याद कीजिए। विबग्योर कैसे याद कीजिए? VIG VIB GYOR, ये आपका क्या है? विबग्योर, VIBGYOR। तो विबग्योर से क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कहेगा सबसे बीच में कौन होता है? ऑरेंज। सबसे कम विचलित कौन होता है? रेड। सबसे ज्यादा विचलित कौन होता है? वायलेट। ओके, कहता है जिसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण वो क्या रहता है? ऊपर की ओर होता है। ओके, देख लीजिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। लेमडा तरंग दैर्घ्य बढ़ता है जब बाकी आवृत्ति विचलन प्रकीर्णन वर्तनांक कम होता है। देखिए, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, जैसे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक है तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ही सर्वाधिक है। बाकी क्या है? लाल रंग की आवृत्ति न्यूनतम, विचलन न्यूनतम, प्रकीर्णन न्यूनतम और अपवर्तनांक भी न्यूनतम। इंद्रधनुष का बनना, आप लोग आकाश में इंद्रधनुष देखे होंगे। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ओके, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। जब प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक है। देखिए देखिए, जब आपके एग्जाम में रहे इंद्रधनुष कैसे बनता है और आपके एग्जाम में वर्ण विक्षेपण की घटना रहे, स्केटरिंग, तो आपका ऑप्शन पहला ही होगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और वहां क्या है? वर्ण विक्षेपण, अपरावर्तन और अपवर्तन, तीनों ऑप्शन में आपका जवाब होगा इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक। इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है, यही कारण है कि दोपहर के समय कहता है ठीक 12 बजे कहां इंद्रधनुष बनेगा? तो कहीं नहीं बनेगा। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? रेनबो है। सुबह के समय इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देगा, शाम के समय पूरब में दिखाई देगा, दोपहर में दिखाई नहीं देगा। कहता है इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ रेनबो इज 2 टाइप। पहला टाइप क्या है? प्राथमिक इंद्रधनुष। और दूसरा टाइप क्या है आपका? तो दूसरा टाइप है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। ओके, कहता है जब वर्षा के बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों को का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, मतलब 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है, तब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें लाल रंग कहाँ होगा? तो लाल रंग बाहर की ओर होगा और बैगनी रंग अंदर की ओर होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका? बैगनी, और यहाँ क्या होगा? रेड होगा। तो ये कैसा इंद्रधनुष होगा? प्राथमिक। तो आप अगर आकाश में कभी इंद्रधनुष देखिएगा तो आप लोग पता लगा लीजिएगा कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है।
अगर कैसे पता लगाइएगा तो देखिएगा बाहर की ओर कौन सा कलर है। अगर बाहर की ओर क्या होगा, रेड कलर होगा, तो आप कहिएगा प्राथमिक है। और अगर आप देखिएगा कि बाहर की ओर क्या है, बाहर की ओर कौन सा कलर, अगर बाहर की ओर बैगनी है तो कहिएगा क्या है, द्वितीयक है। क्या है, द्वितीयक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य की किरणें आपतित होती है तो किरण का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। द्वितीय इंद्रियों से इसमें बैगनी रंग अंदर बाहर और लाल रंग अंदर होता है। मानव नेत्र, ह्यूमन आईज, कहता है मानव नेत्र या आंख लगभग गोलाकार होता है तथा यह 3 परतों में बनी होती है। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, स्केलेटिक श्वेत पटल कहते हैं, जो आगे आकर एक उभरा तरह दिखाई देता है, जिसे कोर्निया कहा जाता है। आंख की दूसरी भाग में क्लोराइड या रक्त पटल होते हैं, जो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसके आगे वाली भाग को आइरिस या परितालिका कहते हैं तथा पीछे वाली भाग को सिलमरी मांसपेशियां कहते हैं। परितालिका के बीच में एक गोलाकार छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुतली। और पुतली से ही प्रकाश क्या होती है, हमारे आंख के अंदर प्रवेश करती है। आइरिस की वजह से क्या होता है, आंख का कलर होता है। और दान करते हैं हम लोग, तो क्या दान करते हैं हम लोग, तो हम लोग कोर्निया ही दान करते हैं। ओके, आप देख लिए ये सब, पुपली, आइरिस, कोर्निया, उसके बाद वर्चल ह्यूमरस, ऑप्टिकल नर्व्स, जो इसको कहां से जोड़ता है, ब्रेन से। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी, सीधा और उल्टा बनाता है, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। ओके, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन इसे सीधा कौन करता है, इसे सीधा करता है मनुष्य का दिमाग, ब्रेन, ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ये जो प्रतिबिंब देखता है उसको कहां भेजता है, ब्रेन को, और ब्रेन इसको क्या करता है, सीधा कर देता है। तीव्र प्रकाश में पुतली सिकुड़ जाती है तथा मंद प्रकाश में फैल जाती है। इसीलिए जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं एकाएक तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आंख का सबसे अंतिम परत को रेटिना या दृष्टि पटल कही जाती है, जिस पर किसी वस्तु का नेत्र लेंस द्वारा वास्तविक तथा कैसा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन मानव मस्तिष्क इसे सीधा कर दिखाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब 1 बटा कितना सेकंड तक रहता है, 1/16 सेकंड तक रहता है साथियों, 16 सेकंड, 10 सेकंड सुनाई में। और इसीलिए जब आप मूवी देखते हैं तो एक साथ अगर आपके सामने से 1 सेकंड में 16 को पिक्चर गुजार देंगे तो लगेगा कि आपको वीडियो बन रहा है। क्या बन रहा है, वीडियो। मानव नेत्र अपनी फोकस दूरी बढ़ा या घटाकर वस्तु को देखने की काम करते हैं। आंख की क्षमता को क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। ओके, कहता है साथियों आंख प्रत्यारोपण में कोर्निया ही दान दिया जाता है। क्या दान दिया जाता है, कोर्निया। यह जीवित कोशिका का बना एक पारदर्शी झिल्ली। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर होती है। रेटिना 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्षर कोशिका, रेड सेल, और आपका शंकु कोशिका, कोनियल सेल। यह प्रकाश की तीव्रता को बदलता है, या अंधेरे एवं उजालों को ज्ञान देता है, या लाल, हरा तथा नीले रंग को ज्ञात करता है। उल्लू में केवल रेड सेल होता है, उल्लू में केवल क्या होता है, रेड सेल होता है। इसलिए उल्लू खाली अंधेरा और उजाला को देख सकता है। इसलिए कहते हैं उल्लू रात में उड़ता है, क्योंकि दिन में तो उसको सूर्य के लाइट में 7 रंग का प्रकाश मिलेगा, अब वो डिफरेंट कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उल्लू रात में उड़ता है, जब उसको सब कुछ या तो काला या उजला नजर आता है। उल्लू में केवल जब मानव नेत्र लेंस के किसी वस्तु पर स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपका कितना प्रकार लिखा है, 2 ही प्रकार लिखा है। निकट दृष्टि दोष, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मायोपिया। निकट में कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। इसमें क्या होता है साथियों, तो फिगर भी नहीं दिया हुआ है, बताइए। ठीक, हम बोले थे एचडी क्लास होगा तो एचडी क्लास होगा। अब मान लीजिए ये क्या है, आपका आंख है, आंख है, ऐसे आंख है। अब आपका क्या है, प्रतिबिंब आ रहा है, तो जब प्रतिबिंब आ रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे आया और ऐसे आया, रेटिना से पहले ही दोनों टकरा गया, तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। अब इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर लगा दीजिए आप कैसा दर्पण, उत्तल लेंस लगा देंगे। तो अब जो प्रकाश आएगी इसको क्या करेगा, फैला देगा, और थोड़ा सा ये भी फैला देगा, तो ये कहाँ जाकर बन जाएगा, कोर्निया पे, रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और हमको साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, नेत्र गोलक लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस का रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। नेत्र, अब देखिए इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, यही बढ़ गया था इसलिए प्रतिबिंब पहले बन रहा था। और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक हो जाना, नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग, दूर दृष्टि दोष,
जिसको क्या कहता है हाइपरमेट्रोपिया। नाम है हाइपरमेट्रोपिया और दिखता कहाँ का नहीं है, तो नजदीक का दिखाई नहीं देता है। अब मान लीजिए ये आपका क्या है, आंख है, ओके, और आपका क्या है, यहाँ से ऐसे प्रतिबिंब आया और ये यहाँ चला गया और ये कहाँ चला गया, यहाँ ऐसे बाहर चला गया। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, क्या करेगा, इसको थोड़ा सा इधर करेगा और ये थोड़ा सा इसको इधर करेगा और फिर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो इसमें नेत्र गोलक की लंबाई मोटाई क्या होती है, घट जाती है, इसलिए इसे क्या कहता है पर नेत्र गोलक छोटा हो जाना, लेंस की क्षमता का घट जाना। उपचार, उत्तल लेंस का चश्मा लगा देते हैं, जरा दृष्टि दोष, यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है, इसमें नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है। उपचार बायफोकल लेंस है, कैसा लेंस लगाते हैं, बायफोकल लेंस। कहता है उत्तल लेंस के और क्या उपयोग है, उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा में, प्रोजेक्टर में, ह्यूमन आइज में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, मैग्नीफाइंग लेंस में, टेक्टाइल जासूस में और प्लाम रीडिंग में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। कहता है अबिंदुकता, इसमें नेत्र एक ही दूरी पर रखी हुई क्षैतिज वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाती और दूरदर्शी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। गोलियां बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। रंग कलर, प्राथमिक रंग तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला, और इन्हीं तीनों रंगों के मिलने से क्या बनता है, आपका अलग अलग रंग का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला होते हैं और आपके टीवी में यही तीन रंग होता है, लाल, हरा और नीला। ओके, जब लाल, जब किससे, जब लाल और किसको, श्वेत, लाल और पीकॉक नीला मिलेगा श्वेत बनेगा, लाल और मेजेंटा मिलेगा श्वेत बनेगा, नीला और पीला मिलेगा तो श्वेत बनेगा। ओके साथियों, कहता है द्वितीयक रंग, प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। रेड प्लस ग्रीन को मिलाने से येलो बनेगा, रेड प्लस ब्लू को मिलाने से मर्जेंटा बनेगा, ग्रीन प्लस ब्लू को मिलाने से क्या बनेगा, सी से क्या होता है और रेड प्लस ब्लू प्लस ग्रीन को मिलाने से क्या बनेगा, व्हाइट बनेगा, पूरक रंग। जिन दो रंगों से मिलाने से श्वेत रंग बनता है उसे पूरक रंग कहते हैं, जैसे रेड ग्रीन व्हाइट, येलो ब्लू व्हाइट, ग्रीन और मैरून व्हाइट। ठीक है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद भी अधिक उम्र वालों को होता है। इसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो पाता है। उपचार इसका क्या है, इसका उपचार क्या है साथियों, इसका उपचार है आपका कि कोर्निया से ये जो उजला भाग है इसको काटकर निकाल दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। वर्णतता, कलर ब्लाइंडनेस, यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जो क्या होता है, आनुवंशिक बीमारी है, ओके, जो एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के आंख में किसी खास प्रकार के शंकु कोशिका की कमी होती है, जिसके कारण वह व्यक्ति उस रंग को नहीं देख पाता। उपचार असंभव है, इसका उपचार ही नहीं होता, इसलिए रेलवे में जाने से पहले आपको क्या किया जाता है कि आप कलर ब्लाइंडनेस चेक करा लीजिए। परकिरणन, स्कैटरिंग, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना क्या कहलाता है, परकिरणन कहलाता है। रेले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका परकिरणन कम होता है, तो सबसे कम परकिरणन किसका होगा, लाल रंग का। इसीलिए जब आप लोग ट्रेन का बत्ती देखते हैं तो लाल रंग का बना होता है। विवग्योर आपको बता दिए हैं, लेमडा बढ़ता है तो प्रकीर्ण क्षय घटता है। खतरे में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल रंग का दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। समुद्र तल पर प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देना समुद्र का, आसमान में पानी और का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन का, चंद्रमा पर अंतरिक्ष को देखने वाला काला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित है। ओके, आइए अब और प्रकाशीय तंत्र सूक्ष्मदर्शी में, तो सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कितने लेंस होते हैं, एक होते हैं। काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है, एम बराबर डी प्लस एफ, ओके, डी 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगा रहता है। उत्तल काल्पनिक उल्टा और बड़ा बनता है, ओके। खगोलीय दूरदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। पार्थिव दूरदर्शी में उत्तल लेंस का लेकिन तीन लगा रहता है, इसमें दो लगा रहता है। काल्पनिक बड़ा और उल्टा बनता है, काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है। गलोलियो की दूरदर्शी में दो, और इसमें कितना अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। काल्पनिक बड़ा और उल्टा। महत्वपूर्ण परोक्ष उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊर्जा की दर 4.0 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड है। जय प्रकाश स्रोत ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे जुगनू, फायरफ्लाई जिसे कहते हैं,
चंद्रमा एक अद्वितीय पिंड है क्योंकि इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्रम्पटन प्रभाव की व्याख्या कण प्रकृति के आधार पर की गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, वैसे तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं, परंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तकनीक के द्वारा उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसी एक युक्ति है प्रकाशीय तंतु। इसमें प्रकाश को उसकी तीव्रता या ऊर्जा में बिना किसी ह्रास की या क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है। इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंडोस्कोपी। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? नरेंद्र कपानी ने किया। आपको पहले भी करा दिए हैं। प्रकाशीय तंतु में तंतुओं की व्यास की कोटि 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। प्रकाशीय तंतु के चारों तरफ लगे पदार्थ का वर्तनांक लगभग 1 से 1.5 तक होता है। प्रकाशीय तंतु द्वारा प्रकाश को प्रेषित करने में किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? तंतु आपतन कोण का मान उसके क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है? अधिक होता है। सूर्य किरण की तीव्रता किसमें मापी जाती है? एक्टियोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एक्टियोमीटर के द्वारा। टेलीविजन में लाल, हरा और नीले रंगों का प्रयोग से विभिन्न रंग प्राप्त किए जाते हैं। पेंटिंग रंगों में भी प्राथमिक तौर पर लाल, हरा, नीला का प्रयोग होता है। छोटे रंगीन टुकड़े से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए बहुरूपदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं? कैलिडोस्कोप, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का। शुरू में ही करा दिए। छुपी छाता, सन अम्ब्रेला में ऊपर की सतह श्वेत एवं नीचे की सतह क्या होना चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। पानी में हवा का बुलबुला किस जैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस के जैसा। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने किया था। ठीक है। जेड जॉनसन ने। किसी तारे का रंग उसके ताप का क्या है? प्रदर्शक है। और तारा टिमटिमाता क्यों है? तो अपवर्तन के वजह से। नीला प्रकाश तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है और उसमें उच्च ऊर्जा होती है। फोटोग्राफी में फिल्टर का सिल्वर ब्रोमाइड का, फोटोग्राफी में फिल्टर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो के रूप में सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का। अब अगला चैप्टर जो है आपका साउंड, ये कल करेंगे डिटेल्स। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हम पहले बता दिए प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपको करा दिए हैं। प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति क्या है? प्रकाश की दो प्रवृत्ति है, ये आपको करा दिए। एक है तरंग प्रवृत्ति, एक है कण प्रवृत्ति। निर्वात में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और हीरा में प्रकाश की चाल, सब करवा दिए हैं। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तनांक भी बता दिए हैं, मियो। ओके। उसके बाद हमने आपको यह प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ाया। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का जब सघन से विरल में जाएगा तब विलंब से दूर हटेगा, जब विरल से सघन में जाएगा तब विलंब के पास आएगा। इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण की दया और अपवर्तन कोण की दया का अनुपात हमेशा समान होता है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक। डिवीजन के तौर पर अब क्वेश्चन करेंगे इससे। वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब सूर्य प्रकाश 7 रंगों में विभूषित प्रकाश है और ये क्या होता है? 7 रंगों में प्रकाश में विघटित, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश 7 रंगों में। अब बर्तन के कारण ये क्या होता है? जल में डूबी हुई छड़ बाहर देखा उठा तिरछा नजर आता है। पानी की सतह पर रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना, ये सब किसके वजह से होता है? बर्तन के वजह से। प्रिज्म क्या है बता दिए, वर्ण विक्षेपण क्या है बता दिए हैं। कैसे सबसे ऊपर लाल होता है, नीचे बैगनी होता है, विबग्योर आपको पूरा करा दिया गया है। उसके बाद ये आपका क्रांति कोण है। जब बताए थे, जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और इतना हो जाए, इतना हो जाए कि क्या हो? 90 डिग्री पर ही लौट जाए। और जब 90 डिग्री से बड़ा करेंगे तो इधर नहीं जाके इधर ऐसे लौट जाएगा। इसी घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, नरेंद्र के पानी वाला। ओके, ठीक ना। और मृग मरीचिका का बनना, ये सब किसके वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। उसके बाद आपका परावर्तन बताए, परावर्तन के नियम बताए, परावर्तन समतल दर्पण और गोलिया दर्पण बताए। ओके। समतल दर्पण का प्रयोग बताया। स्पष्ट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रवृत्ति आभासी एवं क्या होती है? सीधी होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व, दायां हाथ बायां, बायां हाथ दायां नजर आता है। गोलिया दर्पण बता दिए, दो तरह होते हैं, अवतल और उत्तल। ओके, अवतल को क्या कहते हैं? कॉनकेव। उत्तल को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स।
अवतल दर्पण से क्या क्या होता है, प्रकाश की परावर्तक सतह कहाँ रहते हैं, लेंस भी बता दिए, दो तरह का, अवतल और उत्तल। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। तो प्रति क्वांटम कब सर्वाधिक होगा, तो 320 से 400 नैनोमीटर के बीच में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है, तो सौर विकिरण 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच दिखाई देता है। आपको अभी थोड़ा देर पहले वहां एंगस्ट्रम में था, यहाँ नैनोमीटर में। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत रहता है। जिस प्रकाश का धैर्यमान प्रसार है, जिस प्रकाश का धैर्यमान प्रसार है 390 से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह क्या है, वह आपका वह है 5500 एंगस्ट्रम। मानव आप 5500 एंगस्ट्रम से लेकर 555 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश के माध्यम से तरंग दैर्घ्य वाली वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति तरंग एवं कण दोनों की होती है और बीपीएससी में 1997-98 में पूछा हुआ प्रश्न। ओके, तरंग और दोनों की होती है और किसने बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था। ठीक ना, प्रकाश कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, तथा कभी कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यातीकरण बताए थे, मोर का पंख, करंगीन दिखना, विवर्तन, दुर्बन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति के तरंग मानकर की जाती है। जबकि कुछ अन्य गुण जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रमटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, आपको शुरू में ही करा दिए थे। ओके, निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है, तो यहाँ पर किसका वेग, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग अधिक होता है, प्रकाशीय पिंड का वेग अधिक, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है, तो निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड ही होती है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग होता है, शून्य अवकाश मतलब निर्वात, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो निर्वात में होता है, उसके बाद आपका कहाँ होगा, पानी में, उसके बाद हाइड्रोजन होगा, उसके बाद पानी में और उसके बाद हीरा में। निर्वात में प्रकाश की चाल 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर। हीरा में होता है 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में होता है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हाइड्रोजन में होता है 2.98 × 10⁸ मीटर। हाइड्रोजन गैस है तो गैस में ज्यादा होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम किसके बीच, कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। ओके, ठोस में प्रकाश की गति क्या होती है, घट जाती। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना है, तो 8.5 मिनट। कितना है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, आपको पता है 8.5 मिनट कहता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश तरंग के प्रकाश तरंग के कांच में जाने पर चर प्रभावित होते हुए क्या है, तो तरंग दैर्घ्य और वेग। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्घ्य और वेग ही बदलता है, बाकी सब क्या रहता है, नियत रहता है। करा दिए हैं। ओके, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इनमें से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब विलंब से दूर हटती जाएगी, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह विलंब से दूर हट जाती है। इस तरह से आपको बताए थे, यहाँ आएगा ये अब अविलंबित इधर ऐसे चला जाएगा, ठीक ना। कहता निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा के द्वारा, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण से के द्वारा ही सन के ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, तो सन के ऊर्जा को आपको रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया। प्रकाश सजावट
तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ये है नियोन। नियोन गैस का आप लोग जो जलने वाला जो देखते हैं अथी यूज करता है पंपलेटर, उसमें कौन सा गैस रहता है? नियोन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का? तो ये व्यातीकरण का है। आपको पहले ही कहा दिए साबुन के झाग में जो होता है वो व्यातीकरण होता है। ओके ओके, आइए, कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। तो सघन माध्यम यहाँ क्या, हीरे से कांच में, इसमें हो जाएगा, हीरे से कांच में हो जाएगा क्योंकि हीरा सघन है और कांच विरल है। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता हुआ है, प्रकाश तंतु जिस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, इसके खोज किसने किया था? नरेंद्र कृपलानी ने। और बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है, सब आपको फिगर दिखा चुके हैं। इनमें से किस संरचना का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TRE, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TR। तथा तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में जाता है? तो तंतु प्रकाशीय, प्रकाश तरंग के रूप में जाता है साथियों। ओके, आइए, तंतु प्रकाशीय, प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, सही है। ओके, उसके बाद प्रकाशीय तंतु संचार तथा ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। भारत में प्रकाशीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्निध है, ये गलत है, रिलायंस उद्योग समूह इसमें सम्मिलित नहीं है। ओके, भारत में प्रकाशीय तंतुओं का निर्माण प्रारंभ किया गया है, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। मरीजों को पेट के अंदर के परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप में किसका प्रयोग? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है, करा दिए हैं। एक इंडोस्कोपी है, तो इंडोस्कोपी क्या होता है साथियों? इनमें से कोई नहीं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पता मृग मरीचिका का कारण है पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का, मरीचिका का बनना है, पढ़ा दिए हैं। मृग तृष्णा किसका है? बता दिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आइए, उसके बाद निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, ओके, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिकाएं बनती है? तो मरीचिकाएं जो है वो स्थलीय तापन और फिर प्रकाश का अपवर्तन की वजह से बनता है। ओके, जिसको आप लोग पूर्ण प्रांतिक, एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ओके, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। उचित नीति के कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत रचना क्या? तो उसका अति उच्च अपवर्तन का सूचक हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? केवल 24 डिग्री ही होता है। एक कटा हुआ हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक, आइए, किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनर्वृत्ति करने की तकनीक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशनल प्रतिरूप का अंकित तथा पुनर्वृत्ति, होलोग्राफी। यह तकनीक जिस लेसर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि प्रकाश का किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी में का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संरक्षित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करने में वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो होलोग्राफी का, आपको बता दिए। एक इलेक्ट्रॉन पुंज के फास्फोरस क्वार्टेट पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। तो सभी पारदर्शी माध्यम से रमन प्रभाव, सभी रमन प्रभाव के अनुसार एकल CV रमन ने इसका खोज किया था और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। कब? 1931 में। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंग दैर्घ्य प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस से गुजरती है तब इसकी प्राकृतिक किरणों का अध्ययन किया जाता है। तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क
ऑडियो फ्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, लेजर बीम, क्या प्रयुक्त होता है, लेजर बीम। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। सीडी फ्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेसर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी की चमकदार सतह को परावर्तित कर ध्वनि उत्पन्न करता है साथियों। ओके, बड़ा सवाल हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ वन लाइनर। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या है, वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और क्या होता है, उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो उल्टा और वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक। वह मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख का होना अधिक उपयुक्त है, तो इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास अच्छे से हो जाता है। ओके, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की सीधी के देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है, तो अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के लिए, यूवी रे की वजह से। ओके, तथा वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है, तो वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। ओके साथियों, तथा दूरदर्शन के संकेत का निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में सर्व संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो वो तकनीक क्या है, आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, क्या कहते हैं उसे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तथा किसी तारे का रंग प्रदर्शित है तो उसके ताप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग प्रदर्शित करता है उसके ताप को। ओके, विशाल तारे स्वतः चमकदार गैस के पिंड है, जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल को परस्पर बांधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन और 28% क्या होता है, हीलियम होता है, और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतह स्पेक्ट्रम ही इसके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारों का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। ओके, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो धूल कण है। आइए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। इनमें से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य है, तो लाल रंग का। ओके, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन सारा पढ़ा दिए हैं। ओके, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, वही है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, सूर्य के प्रकाश को अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा, किसके द्वारा, कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ओके, पता है ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका तरंग लंबाई अधिकतम होती है, इसीलिए। ओके, सब कराए है ना। कहता है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला गैस कौन है, बैगनी है, बैगनी। सबसे कम क्या है, तरंग दैर्घ्य वाला गैस है बैगनी, बैगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी, नीले प्रकाश में क्या होती है, उच्चतम ऊर्जा होती है। किसी तरंग की ऊर्जा सब उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, तदनुपात जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम था, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए प्रश्न का 4 रंगों में प्रकाश के नीले रंग की ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। अगर बैगनी रहता तो अधिकतम किसका होता, बैगनी का होता। ओके साथियों, ये सवाल ठीक लग रहा है हमें। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है, सही है। और लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, ये भी सही है। तो क्या है, ये गलत है परंतु आर सही है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से अधिक ओजस्वी, ओजस्वी चमकदार तो नहीं होता है। दूसरा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर और हरे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 530 नैनोमीटर होता है। अतः कारण क्या है, सही है। और प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, T बराबर 1/लेम्डा, 1/लेम्डा। तो लाल प्रकाश की ऊर्जा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका 2.34 इलेक्ट्रो वोल्ट होता है, किसका, ग्रीन का, इसलिए ग्रीन ज्यादा होगा। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश आकाश नीले प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ओके साथियों, आकाश नीला दिखाई देता है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है।
सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देगा काला। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ओके। मान लीजिए पृथ्वी, ये मानने वाला तो नहीं हो पाएगा, भारी सवाल नहीं, एकदम हल्का सवाल, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग, या कोई भी एग्जाम हो, ये सवाल जैसा कराया जा रहा है वैसा ही सवाल पूछा जाएगा, इतना है। बोले थे 150 सवाल है, तो 150 सवाल करा देंगे। देखिए, निम्नलिखित घटना, गोधली के समय सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, उपयुक्त में कौन सा दृष्टि भ्रम है? दृष्टि भ्रम क्या है? 1, 2 और 4। एक में क्या है आपका? गोधली के समय सूर्य का अमाप, ये क्या है? दृष्टि भ्रम है, क्योंकि डूबते हुए सूर्य प्रकाश का बर्तन के कारण दिखते हैं। उसके बाद उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी बर्तन के कारण। और फिर क्या है? आकाश में तारों का टिमटिमाना, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव है। ओके, चलिए, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। विषम रंग कौन है? इसमें विषम रंग है आपका भूरा, क्योंकि लाल, हरा और नीला दोनों क्या है? प्राथमिक रंगे हैं। और ये आपको विव की ओर करा दिए हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सभी क्या है? आपके दृश्य प्रकाश के साथ रंग हैं। तीन रंग मूल रंग होते हैं, ये कौन कौन से? तो ये 3 रंग हैं आपका, कौन कौन? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो आपका जो है काला प्राथमिक रंग नहीं है। काला क्या है? जब कोई भी सतह सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो कौन सा रंग बनता है? काला रंग। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? रेटिना पर। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है, ठीक ना साथियों। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है साथियों? वो बनता है रेटिना पर, दृष्टि पटल पे। ओके, तथा मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग का बनता है वो क्या है? दृष्टि पटल। तथा वो कौन से मूल वर्ण है? तो लाल, हरा और नीला क्या है? मूल वर्ण है। ओके, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है आपका? लाल, हरा और नीला। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। मनुष्य की आंख किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है, किस पर? रेटिना पर बनाती है। ओके, कैमरे द्वारा द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी अधिकतम उद्घोषण करता है? तो 1/60। धूप चश्मे की पावर होती है 0 डायप्टर। धूप चश्मे में कोई पावर नहीं होता है। ओके, यदि एक किसी एनक की लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? तो P बराबर 1/f होता है। तो क्या है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? F बराबर 100/P, 100/P, यानी कि फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। छोटा सवाल था, आ सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन है आपका? नतेदार दर्पण, कारों की हेडलाइट। खोज बत्ती आदि में परावर्तक के रूप में अवतल या नतेदार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती के समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है? उत्पन्न होती है। ओके, तथा आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के प्रयुक्त करके ठीक किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष को किसके? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? ये लेंस कौन सा आपका? कॉनकेव, जिसे आप क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए, सॉरी, अवतल, निकट के लिए अवतल। ओके, दूरदर्शी दोष वाले व्यक्ति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके साथियों, तथा दूर दृष्टि का निवारण किया जाता है तो उत्तल लेंस के द्वारा। इसमें क्या होती है? नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती है। ओके, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। वस्तु की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा दिखाई देता है? अपसारी लेंस के जैसा। कैसा? अपसारी लेंस के जैसा दिखाई देता है। जल में वायु का बुलबुला कैसा दिखाई देगा? अवतल लेंस के जैसा। जल में वायु का बुलबुला कैसा दिखाई देगा? अवतल लेंस के जैसा दिखाई देगा। ओके साथियों, दोपहर में 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा? यह नहीं देख सकते हैं, बीपीएससी का सवाल है। ओके, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट होते हैं, बैगनी और लाल।
और अगर लाल ऊपर हो और बैगनी नीचा हो तो प्राथमिक, और बैगनी ऊपर लाल नीचा हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। इन धनुष में दृश्य रंग इस प्रकार होते: लाल, नारंगी, पीला, हरा, ग्रीन, जामुनी, बैगनी। अधोलिखित में कौन सा इन धनुष के मध्य में दिखाई देगा? तो मध्य में हमेशा हरा दिखाई देता है, आपको बता दिए हैं। ओके, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरणें क्या होगी? 2 थीटा से घूम जाएगी, ये भी करा दिए थे। प्रकाश की एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समानांतर पर रखिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा, करा दिए थे। ओके, जब दो समानांतर दर्पण को रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनता है, और समकोण पर 3 प्रतिबिंब बनता है। खगोलीय दूरदर्शी बना प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है? बड़ा होता है। कार के पीछे यातायात को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, प्रसारी विश्व का संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व के संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। ओके, हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह क्या करता है? हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है हमारी आंखों के लिए। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आकाश में परावर्तन था जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है, वह काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला, रे काला। ओके, अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देने का कारण क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। और डूबने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ओके साथियों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेत के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ओके, इन सभी प्रश्नों को आपको बार बार करना है। 2 बार देखिए वीडियो को, आपको पूरा ज्ञान आएगा और आपका जो होगा जानकारी बढ़ेगा। ओके, तो सारा क्वेश्चन करा दिए। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ओके, धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन क्या है? ऊपर काला, नीचे ऊपर उजला, नीचे काला। ऊपर उजला होगा तो क्या होगा? सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा, और नीचे काला होगा तो क्या करेगा? कुछ अवशोषित होकर नीचे आएगा ही नहीं, और इससे हम लोग क्या रहेंगे? धूप से सुरक्षित रहेंगे। इन धनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो नीला, नीला, हरा और पीला। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, करा दिए हैं। ओके, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, और निकट दृष्टि दोष को मुक्ति के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, कहता है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र के अंधेरे पर कमरे में जाता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? आंखों को अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना लगता है। आयरिस की वजह से पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? उत्तल लेंस से बने होते हैं। ओके, चलिए आज की पार्टी यहीं तक। 150 प्रश्न और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस जो कि आपका कहाँ से था तो पीडीएफ से करा दिया गया है। आज की यह एचडी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आपने इससे कुछ सीखा? एक ही साथ ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा कि एक ही साथ आपको क्या मिल जाए? पूरा का पूरा थ्योरी और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करा दिया जाए। यह क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। ओके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो जब भी डाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई समस्या हो, कोई कुछ सजेशन देना हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है और मुस्कुराते रहिए और उम्मीद मत खोइए। कहता है वजह तलाश करो, वजह तलाश करो जीत जाने की। ठीक ना? चलिए, धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम।